वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स में है कुछ भी नहीं, हमारे ख्याल से बड़ी आसानी से बन जाएंगे आप लोगों से, लेकिन इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि कोई कितना भी घुमाए। अब आप कहोगे सर इसमें कौन घुमाएगा, बहुत घुमाते हैं, हम आपको भी एक न्यूमेरिकल देंगे तो आपको लगेगा इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से आते हैं तो आप कहीं ना कहीं से उसका आंसर ले आओगे। ठीक है, देखिए हम हेडिंग बनाइए कंसंट्रेशन टर्म्स है, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं अब। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे पढ़ने हैं, मोलिलिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ऐसे कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। एक चीज़ बिल्कुल फिक्स कर लो आप लोग, आज से अपने दिमाग में एक चीज़ फिक्स कर लो कि जब भी आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे ऊपर क्या लोगे आप, सल्यूट, और नीचे क्या लोगे, सॉल्यूशन। क्या लोगे, सॉल्यूशन, हमेशा किसी भी डेफिनीशन में। फिर से सुनो हम क्या कह रहे हैं, कोई भी डेफिनीशन बोलनी है आपको, ऊपर क्या बोलना है, सॉल्यूट, नीचे क्या बोलना है, सॉल्यूशन। कोई भी डेफिनीशन कभी गलत नहीं होगी, एक पर ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज मोलिलिटी। इस बिस को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें ऊपर तो सॉल्यूट ही लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। एक डेफिनीशन बेस आपको याद रखनी पड़ेगी, सॉल्वेंट लेते हैं इसमें नीचे। बाकी हर एक डेफिनीशन में आपको ऊपर लेते हैं सॉल्यूट और नीचे लेने हैं सॉल्वेंट। नोट कर लीजिए इसको ना, इस फॉर्मूले को कभी मत भूलिएगा, आपकी एक भी कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनीशन गलत नहीं होगी। जैसे कोई पूछ ले मोलिलिटी, मोलिलिटी का मतलब क्या था, मोल पर लीटर, कर दो डिफाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलिलिटी। मोलिलिटी मतलब मोल पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हमेशा सॉल्यूट, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलिलिटी। कोई हाँ, नॉर्मेलिटी जी, मोलिलिटी के लिए, मोलिलिटी स्मॉल एम मतलब मोलिलिटी। मोलिलिटी के लिए है ना, इसको थोड़ा एक्सेप्शनली याद है। कोई पूछ ले नॉर्मेलिटी, याद है, यूनिट तक याद है, मोल पर लीटर खत्म। ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे लीटर। पूछे नॉर्मेलिटी कोई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन खत्म। यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कोई पूछ ले मोल फ्रैक्शन, खत्म। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, रेशियो, मोल का रेशियो, मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन खत्म। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसको भी नहीं रखना पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको ध्यान हो जाएगा। कोई पूछ ले मास बाई मास परसेंट, खत्म। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मास परसेंटेज। कोई पूछ ले वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई पूछ ले मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई पूछ ले पार्ट्स पर मिलियन, तो यहाँ पर क्या लेंगे, आपका पार्ट्स पर मिलियन इन तीनों तरीके से हो सकता है, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में हमें यहाँ कितने से करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 से करना पड़ेगा हमें। 1 मिलियन मतलब कितना, 10 लाख, 10 की पावर 6। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये सब डेफिनेशंस आपकी यहाँ से एक एक नंबर में आए तो समझ लो ये तो ख़त्म ही हो गई, लेकिन हमें आपको डिटेल से पढ़ाना है। 9 आ जाएगा, बिलियन में 9 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब हम एक एक डेफिनेशन चालू करते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें सबसे पहले हम यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र बताते हैं आपको, कठिन से कठिन क्वेश्चन में कहाँ से घुमाया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। देखो, मोलिलिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन घुमाते हैं, और हम बताते हैं कहाँ घुमाते हैं। यहाँ घुमाते हैं, देखो थोड़ा सा, यहाँ घुमाते हैं
मोलिडिटी में हमें क्या चाहिए, मोल पर लीटर सोल्यूशन। मोलिडिटी में क्या चाहिए हमें, मोल पर केजी सॉल्वेंट, ऐसे चाहिए पर केजी सॉल्वेंट। अब एक चीज़ ये आपको घुमा देंगे बहुत क्वेश्चन में, जैसे हमें इसमें चाहिए वॉल्यूम सोल्यूशन का, लेकिन वो आपको मास ऑफ सोल्यूशन देंगे। तो सोल्यूशन को वॉल्यूम में हम कैसे कर, मान लीजिए कि हमें दिया गया 2 मोल प्रेजेंट इन 900 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और का मोलिडिटी कैलकुलेट करो। तो 2 मोल तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम सोल्यूशन, और हमें दिया क्या, मास सोल्यूशन। तो हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा घुमाते हैं वॉल्यूम मास में, वॉल्यूम मास में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं आपको। तो इसके लिए आप देख लेना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी रही होगी, 100% डेंसिटी दी रही होगी आपको, पक्का कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई होगी। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सिंपल, मान लीजिए हमें अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो हम यहाँ से डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दी गई होगी, यहाँ से मास से इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम को उठा के यहाँ ले आएंगे, डेंसिटी को यहाँ ले आएंगे। अगर हमें मान लीजिए इसमें मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए और हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। 100% श्योर है कि ये आपको दी रहेगी 100%। कब, जब क्वेश्चन घुमा रहे होंगे और इनमें से कोई एक चीज़ छुपा ली होगी, या तो मास ऑफ सोल्यूशन छुपा लिया होगा या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन उनने आपसे छुपा लिया होगा, दो में से कोई एक चीज़ वो छुपा लेंगे, दूसरी ज़रूर बताएंगे, तो हम उसको निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है कैसे? तो ये आपको ध्यान, इसको शॉर्ट में कहीं लिख लो इस डेंसिटी को, और फिर हम आपके आगे चलते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, ये डेंसिटी सोल्यूशन की दी रही होगी हमें, तो मास सोल्यूशन और वॉल्यूम सोल्यूशन, इन दोनों को हम कहीं से भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर को समझना है, बाकी तो हम जल्दी जल्दी चाहें तो कभी भी ख़त्म कर दें इस चैप्टर को, लेकिन हम चाहते हैं अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी, फर्स्ट हेडिंग है स्ट्रेंथ, है ना, कभी नहीं आएगी आपके में। ठीक है, सिर्फ लिखवा दे रहे हैं, स्ट्रेंथ कभी नहीं आती है आपके एग्जाम में, हाँ बड़े एग्जाम में जरूर आती है स्ट्रेंथ। ठीक है ना, ये होती है स्ट्रेंथ आपकी। इसका मतलब क्या होगा बता सकते हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेंथ, है ना। तो सोल्यूट लेना है आपको, ठीक है ना, ठीक है, सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, दिस इज स्ट्रेंथ। ये हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है। या अभी दिक्कत आ रही हो तो ऐसे लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। पर लीटर सोल्यूशन, ये हो गई स्ट्रेंथ। यूनिट लिख देंगे, क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर, ये हो गई इसकी यूनिट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, है ना, ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कभी नहीं पूछी जाती आपके में, वैसे याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन और याद रख लो, ये बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, स्ट्रेंथ याद रखो चाहे ना रखो, इसको जरूर याद कर लेना प्लीज़। 1 ml इक्वल कितना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस रिलेशन को। एंड 1 लीटर इक्वल कितना, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसकी यूनिट और क्या हो सकती थी, ग्राम पर क्यूबिक
डेसीमीटर। ए भी इसकी यूनिट हो सकती थी, है ना, किसकी यूनिट है, स्ट्रेंथ की, तो ए भी इसकी यूनिट हो सकती थी आपकी। ये क्लियर हो रहा है? ग्राम पर लीटर, लीटर बस, तो लीटर की जगह क्या रखते थे, क्यूबिक डेसीमीटर, तो ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर मतलब डेसीमीटर इनवर्स 3, ठीक है। तो पहली हो गई हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ से हर एक डेफिनेशन एग्जाम में आपकी आ सकती है, जो अब हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए, लेकिन अगर उससे रिलेटेड आ गया तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है जैसे हम कर रहे हैं, अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डालिए सेकेंड नंबर पे परसेंटेज कंसंट्रेशन, बहुत जरूरत पड़ने वाली है भाई इसका। मोलेलिटी, नॉर्मलिटी के बहुत क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन, 3 टाइप्स। आपको पता तो चली गया वो कंसंट्रेशन कितने पार्ट में निकालेंगे, 100 पार्ट्स में। परसेंटेज कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज हम कंसंट्रेशन कितने में निकालने वाले हैं, 100 पार्ट्स में। तो सबसे पहला है, डालिए फर्स्ट हेडिंग, मास परसेंटेज। मास को किस में मीजर करते हैं, वेट में मीजर करते हैं। मास वेट में डिफरेंस है, वेट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, मास डज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, लेकिन मास को मीजर किस में करते हैं, वेट में। तो मास परसेंटेज की जगह वेट परसेंटेज भी लिखा हो सकता है, हम उसको लिख नहीं रहे, कॉमन सेंस रखिएगा। कैसे लिखते हैं इसको, W/W, ये होता है आपका मास परसेंटेज, W/W। बता दो जल्दी से डेफिनीशन क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट, और नीचे किसका मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, या टोटल मास लिख सकते हो। क्लियर है ना बात, अभी हमने आपको बताया था। तो ये हो गया मास परसेंटेज। परसेंटेज तो नहीं हुआ ना, अभी कर देते हैं परसेंटेज, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। दिस इज मास परसेंटेज। एक बच्चा बोला सर हम ऐसे लिखेंगे, हमने कहा बेटा ऐसे लिखो, क्या दिक्कत है। सही है, एक क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट, और एक होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। या ऐसे भी लिख सकते थे, WA + WB, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना, दोनों तरीके से लिख सकते थे। ये हो गया हमारा मास परसेंटेज का साइन, ठीक है। ये होगा हमारा मास परसेंटेज, दिस इज मास। यूनिट होगी क्या इसकी, नहीं, यूनिटलेस। ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, मास कैंसिल, यूनिटलेस। मास परसेंटेज, मास 1000 होता तो, हाँ 1000 से बनता है। पार्ट्स पर मिलियन होता तो, और पार्ट्स पर बिलियन होता तो 9 से, यहीं से पकड़ते जाओ आप। मास फ्रैक्शन होता तो साइन हटा देते, परसेंटेज हटा देते, तो ये क्या बन जाता, मास फ्रैक्शन। मास का रेशियो बन जाता है मास फ्रैक्शन। अगर हम परसेंटेज हटा देते तो हमें वैल्यू कैसे मिलती, फ्रैक्शन में, तो मास फ्रैक्शन हो जाता। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते जाना है आपको, कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मास परसेंटेज। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे, %20 NaCl। जब भी आपको सॉल्वेंट बताया नहीं गया हो, जब भी आपको सॉल्वेंट नहीं बताया गया हो, नॉट गिवन, जब भी आपको सॉल्वेंट नहीं बताया गया हो, हमेशा किसको मानना है, वाटर को। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। 20% NaCl बाई मास परसेंट, 20% NaCl बाई मास परसेंट। बताओ इसका मतलब क्या होगा, 20 ग्राम NaCl 80 ग्राम
वाटर और 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ऐसे कोड खोलना आना चाहिए आपको। अब आपको आ गया 20% NaCl बाई मास, और आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, उसमें कहीं देख नहीं रहा तो यहाँ से डिकोड करना पड़ेगा आपको। 20% NaCl बाई मास का क्या होगा, 20 ग्राम क्या है, क्योंकि मास परसेंटेज किस में होता है, ग्राम में। लिख लो भाई, ग्राम बाई ग्राम, ग्राम बाई ग्राम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। 20% NaCl बाई मास परसेंटेज, तो पक्का है कि 20 ग्राम क्या होगा NaCl, 80 ग्राम सॉल्वेंट होगा, तो टोटल कितना निकल के आएगा 100 ग्राम, क्योंकि किससे चल रहा है 100 पार से। ये हो गया हमारा मास। अभी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल इससे। दूसरा डालिए, अब इसका सब कुछ आप लोग लिख के दिखाएंगे। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V। बताओ किसका वॉल्यूम, सल्यूट का, और नीचे किसका। एक बच्चा पूछा हमसे ऐसे कि सर हम किसी का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ, किसी का भी। जनरली हम सोल्यूशन में सल्यूट, अगर आप ऊपर सॉल्वेंट का रखो तो सॉल्वेंट का परसेंटेज निकल आएगा। मार्कशीट में परसेंटेज निकालते हो ना आप लोग, कुछ वैसे ही तो चल रहा है आपका। ऊपर जिसका निकालना है, नीचे टोटल 100 से मल्टीप्लाई। अगर कोई कहता सर मान लीजिए हमें यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि मिलने नहीं वाला आपको, तो ऊपर रख देते हैं हम वॉल्यूम सॉल्वेंट और नीचे टोटल, तो वही हो जाता है ना। लेकिन आपको यही मिलने वाला है, इसलिए हमने शुरू से इसको कर रखा है। तो वॉल्यूम सल्यूट, वॉल्यूम सोल्यूशन ml में, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम सल्यूट, वॉल्यूम सोल्यूशन। अब भी टोटल भी लिख सकते हो, W टोटल भी लिख सकते हो। टोटल क्या होगा, सोल्यूशन। तो आपको समझना है बातों को, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले आप ध्यान कर लो। आप यहाँ VA प्लस BB भी लिख सकते हो, और VA प्लस B भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या भी टोटल भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे लिखना चाहते हो। या फिर कुछ मत लिखो, इसी बस को ध्यान रखो, सबसे बेस्ट तो यही है। ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 20% इथाइल एल्कोहल 20% इथाइल एल्कोहल बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ml क्या है, इथाइल एल्कोहल है, 80 ml क्या है, वाटर। जब भी गिवन ना हो तो आप समझ लेना वाटर ही है सॉल्व। सॉल्यूशन तो पता ही है, टोटल कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड नंबर पे आइए, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये होगा W बाई V। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, नहीं पूरा लिख दे। मास बाई
वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? ऊपर क्या आने वाला है? मास किसका? सल्यूट का। कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है। किस में रहेगा? ग्राम में, ध्यान रखिएगा। नीचे क्या आने वाला? वॉल्यूम सॉल्यूशन में, और किस में? ml में। तो ये बन गया आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ बता दें हम थोड़ा सा। जैसे हमने ये लिखा, एक एग्जाम्पल लिखे हम आपके लिए। जैसे हम लिखें 20% NaCl बाई 20% NaCl मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना? ऐसे लिख के लैंग्वेज में, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें आप सॉल्वेंट नहीं बता सकते अब कितना है। क्यों नहीं बता सकते? हम बताते हैं उसको। उसके लिए डेंसिटी जाननी पड़ेगी हमें। 20% NaCl, इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम NaCl। अब सल्यूट है ना, ये तो क्लियर है ना। ये 20 ग्राम सोल्यूशन NaCl होगा, और 100 ग्राम क्या होगा? सॉरी, 100 ml क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ये तो दोनों, और सॉल्यूशन में हमारा वाटर है, लेकिन इसमें आप सॉल्वेंट नहीं बता सकते कितना है। आप कहोगे सर 80 ग्राम बता दो। समझना, थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक है, हल्का सा। यहाँ मास दिया है, सल्यूट किस में है? यहाँ ग्राम पे। और यहाँ सल्यूट किस में प्रेजेंट है? ml में। यहाँ सल्यूट किस में प्रेजेंट है? ml में। तो अब सल्यूट ml में प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ हमें सल्यूट ग्राम में दिया, तो दोनों की यूनिट अलग अलग है ना। यहाँ सल्यूट ग्राम में, यहाँ पर सल्यूट ml। तो इसको क्रैक करने के लिए हमें डेंसिटी जाननी पड़ेगी। तो डेंसिटी तब जब वो देंगे तब ये क्रैक करे होगा आपका। हम अभी न्यूमेरिकल से समझाएंगे, लेकिन यहाँ आपका सल्यूट ग्राम में है और यहाँ सल्यूट ml में है, तो ये दोनों यूनिट डिफरेंट है यहाँ पर। इसलिए सॉल्वेंट को यहाँ कन्वर्ट करने की डेंसिटी चाहिए। हालांकि आप लोग परेशान मत होइए, बड़ी आसानी से ये हो जाता है। हम आपको क्वेश्चन से क्रैक करके बताएंगे, और मतलब ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो इससे विधे हैं, इनसे ज़्यादा विधे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन लिखते हैं, और फिर थोड़े छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स कराते हैं, है ना। अभी नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, हम सब कर रहे हैं बेटर। डाली हेडिंग ppm, जल्दी से। पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन। हाँ, इसी का नहीं, अलग से आ गया। मास परसेंटेज कंसंट्रेशन खत्म। ppm पार्ट्स पर मिलियन। अभी जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, उसमें अगर हम परसेंटेज की जगह अगर सिर्फ 10 की पावर 6 रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें क्या मिल जाएगा? पार्ट्स पर। अच्छा, हम कोई चीज़ को 100 में ढूंढ रहे हैं, मतलब वो चीज़ एक ठीक ठाक अमाउंट में है, लेकिन कोई चीज़ को हम मिलियन में ढूंढ रहे हैं, मतलब वो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तब तो उसको मिलियन में ढूंढ रहे हैं हम। मतलब 100 पार्ट में वो मिल ही नहीं रही, 1000 पार्ट में उसका कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये टर्म कब यूज किया जाता है? जब सल्यूट किस अमाउंट में प्रेजेंट हो? माइन्यूट अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में हो, तब इसको यूज किया जाता है। तो पहले नंबर तो यही लिखना है, द टर्म is used, the term is used when
सल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, या आप लिख सकते हो ट्रेस अमाउंट, या आप लिख सकते हो माइन्यूट अमाउंट, इन वेरी स्मॉल अमाउंट। अच्छा, एक चीज़ जो हम आपको हिंट देना वहाँ भूल गए थे, वो हम यहाँ दे देते हैं। किसी भी डेफिनेशन में अगर आपको वॉल्यूम दिख जाए तो आप क्या दोगे, वो टेम्परेचर से क्या होगी, अफेक्टेड। बात समझ में आ रही है? किसी भी डेफिनेशन में अगर आपको वॉल्यूम दिख जाए तो आप कहोगे वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी, और वॉल्यूम नहीं है अगर तो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगी आपकी। जी कॉपी के ऊपर कहीं लिख लो। तो अभी हमने आपको 3 डेफिनेशन पढ़ाई तो एक है, लेकिन उसमें से कौन टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगी? फर्स्ट वन, दैट इज मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अफेक्टेड, मास बाई वॉल्यूम भी अफेक्टेड। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन तो सबको पता होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता है। जैसे पानी को हम गर्म कर देंगे तो लिक्विड से किस फॉर्म में जाएगा, वेपर फॉर्म में, तो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा तो वॉल्यूम, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा। अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना अच्छे से। जहाँ वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। दैट, अब आ जाते हैं अपने मेन चीज में, ppm पार्ट्स पर मिलियन। द टर्म इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी ट्रेस अमाउंट, वेरी अमाउंट, या फिर इन माइन्यूट अमाउंट के साथ वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, अभी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं इसका, अभी तो हम इसको बता रहे हैं, डेफिनेशन अब लिखेंगे। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स जानते हो, जो पोल्यूशन करते हैं, दे आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर एंड इन एयर या एटमॉस्फेयर। 100 पार्ट में नहीं मिलते हैं, मिलियन पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हाँ लिख लो। एग्जाम्पल में अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर एंड इन एयर या एटमॉस्फेयर लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, ऊपर क्या रखेंगे, सल्यूट। ठीक है, तो लिखिए अमाउंट ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन पर मिलियन, कोष्टक में 10⁶ जरूर लिख लेना, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स, पर मिलियन के बाद 10⁶ जरूर लिख लेना, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कब तो कन्फ्यूजन रखनी ही नहीं है, नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही आएगा, बिल्कुल परेशान एक बेस से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm concentration, चलिए तो जल्दी से 3 बना, ppm concentration इज कॉल्ड ppm concentration। तो मास बाई मास के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। तो जब मास बाई मास के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो बताओ ऊपर क्या आएगा, मास सल्यूट, नीचे क्या आएगा, मास सल्यूशन,
और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितने से कर दें, 6 से। ये हो गया ppm आपका ना। बाई मास लिख लो, ये WW मत लिखो, बाई मास है ना, ऐसे अच्छा लगता है, बाई मास। देखो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन आपका जितना अच्छा करना चाहो। अभी हम लिखवाएं तो इस चीज़ को कम से कम 5 तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो ये पहला हो गया बाई मास। बाई वॉल्यूम जल्दी से लिख के दिखाओ, बनेगा हर्ष? तो ऊपर वॉल्यूम सल्यूट, आप बी लिख दो, बी नहीं लिखना तो सल्यूट लिख दो भाई, है ना, जिसको जैसा अच्छा लग रहा हो आप अपने अकॉर्डिंग लिखो। हमारा तो ऐसा रहता है, हमारा जब जो मन करता है उसको लिखते जाते हैं, या फिर आप अपने सिंबल यूज कर लो जो करना हो। ये वही जो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया सब कुछ वही है, सिर्फ हमने 100 की जगह 6 लगा दिया है। भाई मास ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये समझ में आ रहा है क्यों जानवी? अच्छे से समझना है इसको, फिर देखो चैप्टर कितना आसान हो जाएगा। डेफिनेशन में वॉल्यूम टर्म दिखे तो समझ जाना वो टेम्परेचर से क्या होंगी, आपकी इफेक्टेड होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। लास्ट हमने मास परसेंटेज पढ़ा था, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, है ना। ये पूरी कंसंट्रेशन की यूनिट्स करा दें हम, फिर खूब न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको इसके, है ना, एक से एक न्यूमेरिकल्स आपको करा देंगे, NCERT CBSE MP बोर्ड सबके, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन डालिए कंसंट्रेशन की, दैट इज मोलेरिटी। हाँ फोर्थ डाल लीजिए, मोलेरिटी। मोलेरिटी, मोलेरिटी, इसका जो साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो है कैपिटल M। कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऐसे पहचान लेना, मोलेरिटी मतलब मोल, रिटी टी से थोड़ा आइडिया लगा देना, लीटर, खत्म बात। तो मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड मोलेरिटी। हमें पहले ही पता है ऊपर क्या रखना है हमें, सल्यूट, और नीचे क्या रखना है हमें, सल्यूशन, पहले से पता है हमें। तो बस मोल रिटी टी से अंदाजा लगा देना, लीटर टर ऐसे। तो मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड मोलेरिटी। यहीं से पर लीटर, लीटर को किस में मेजर करोगे, वॉल्यूम में। तो ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी कि नहीं, यस, टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। मतलब अगर ये बढ़ेगी तो मोलेरिटी घटेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलेरिटी घटेगी, ठीक है ना। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन मोलेरिटी की, लिखिए नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in per लीटर का मीन्स है 1 लीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड मोलेरिटी of solution, is called molarity of solution। देखिए
तो इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोल। वैसे कोई भी न्यूमेरिकल हो इससे सॉल्व कर जाओगे आप, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, नोट करिए इसको। कोई भी न्यूमेरिकल होगा आप इससे सॉल्व कर जाओगे, आप इससे सॉल्व कर जाओगे। देखिए मोल्स निकालने के कई फॉर्मूले हैं, देखिए फिर से सुनिए, मोल्स निकालने के कई फॉर्मूले हैं, कई, लेकिन आपको सोल्यूशन चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए मोल निकालने का। जैसे हमने बोला 180 ग्राम वाटर, और इसमें वाटर के मोल पूछ लिए, तो ये जो दिया रहता है ना ये कहलाता है मास, और जो फॉर्मूले से निकालोगे वो कहलाएगा मोलर मास, ठीक है ना। तो एक कहलाता है मोलर मास। तो मास कितना दिया गया 180, मोलर मास कितना है 18, तो मोल कितने आ गए 10, ऐसे। तो मास और मोलर मास से डिवाइड कर दे। तो अब ध्यान रखिए मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास, कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सब मोलर मास है। बेस मास को अगर आप किसी भी मास को अगर आप ग्राम में लिख दो तो वो कौन सा मास बन जाता है, मोलर मास। ये बात ध्यान रखनी है आपको, किसी भी मास को। आपसे कोई पूछ ले कार्बन का मोलर मास बताओ, आंसर 12 ग्राम, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास पूछते तो 12 mu। अब हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ना तो इसकी आपकी ज़रूरत है ना हम इस पर जाएंगे। किसी का भी मास आप ग्राम में लिख दो, किसी का भी, तो वो मोलर मास कहला जाता है, ये बात ध्यान रखिए। और डिटेल में नहीं जाएंगे कि 1 मोल का मास होता है, कैसे क्रॉस होता है, कटता है, उसके नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बस आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसकी यूनिट लिखते हैं, फिर बाकी फर्दर फॉर्मूले लिखेंगे। यूनिट देखते हैं इसकी हम, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, क्लियर है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मोलर। जैसे आपके में प्रैक्टिकल में लिखा रहता है 1/m 2m, और ये लिख दिया, मान लीजिए आपका 2m लिख दिया, हमने लिख दिया 1/10m 1/100m। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल है कितने में, 1 लीटर में, 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल है किसमें, 1 लीटर में, 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल है कितने में, 1 लीटर में, इसको बोलते हैं डेसीमोलर। इसका मतलब क्या हुआ, 0.01 मोल है कितने में, 1 लीटर में, ये हो गया सेंटीमोलर आपकी। तो ये आपको कोड जो आपके दिए रहते हैं प्रैक्टिकल फाइल में कि 1 मोलर 2 मोलर, इसका मतलब होता है 1 मोल का मतलब, मोलर का मतलब मोल पर लीटर, ठीक है जी। तो आप मोलर लिख लीजिए, चाहे इसकी यूनिट, चाहे मोल पर लीटर लिख लीजिए, दोनों सही है। अच्छा, दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी, मोल, और लीटर की जगह क्या रख सकते थे, क्यूबिक डेसीमीटर। तो क्या आ जाएगा, हम आपको रिलेशन बता चुके हैं ना अभी कि 1 लीटर ही किसके इक्वल होता है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर की। नोट करते चलना है सबको, है ना। एंड 1 ml ही किसके इक्वल होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। ये रिलेशन हम पहले आपको बता चुके हैं, आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। अगर याद है तो यहाँ इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जे हो गई हमारी इसकी यूनिट, ठीक है, याद हो गया। मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, बिल्कुल सिंपल है, 0% कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सजा के लिख देते हैं। अगर हमें मोल बता दे, क्वेश्चन आया 2 मोल प्रेजेंट है 10 लीटर में, मोलरिटी बताओ, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, 2 मोल है 10 में, मतलब 1/5, दैट इज 0.2। तो आंसर आ जाएगा, इसका मतलब है कि अगर 2 मोल है 10 लीटर में तो 0.2 मोल होंगे किसमें, 1 लीटर में। क्लियर है, 10 में 2 है तो पक्का है 0.2 कितने होंगे, 1 में। सॉल्व करके आ गया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आना है, मोल तो आपको कभी बताएंगे नहीं, वो तो निकालने पड़ेंगे हमें। मतलब हमें कोई मोल बता दे और सोल्यूशन बता दे तो हम लीटर। आ गया क्वेश्चन, 2 मोल है आपके 2 मोल है आपके 500 ml में,
और कहा मोलिटी निकाल के दिखाओ। तो 500 ml में मतलब कितने लीटर में, 0.5 लीटर में, यही हुआ ना। तो अब हमें मोल लीटर में निकालने हैं, ml में नहीं निकालने हैं, तो मोल लीटर। तो हम क्या कर देंगे, 2 मोल है कितने में, 0.5 लीटर में, मतलब कितना हो जाएगा 5/50। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, यहाँ से डेसिमल हटा दे, तो 2 मोल है आपके 500 ml में है आपके 2 मोल। अच्छा कुछ गलत कर गए क्या यहाँ पे, तो 0.5 हो जाएगा, तो ये 0.5, हाँ थोड़ा सा गलत कर गए, नहीं सही 0.5, तो ये यहाँ से हो जाएगा, तो 5 4 जा 4, और ये आपका 5 4 जा 20, 4 मोल हो जाएंगे आपके लीटर। सही तो है, अरे बिल्कुल सही तो आ रहा है, बेकार 2 मोल है, अगर हाफ आधे लीटर में 2 है तो एक में कितने होंगे, 4 ही तो होंगे। जब 2 मोल हैं आधे लीटर में, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 4 मोल। बिल्कुल सिंपल, ऐसे आपको इनको कैलकुलेट कर लेना, ये होता है मोल। लेकिन आपको मोल तो कभी बताएंगे ही नहीं वो, तो कैसे निकालेंगे हम, पता है ना, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास से निकाल लेंगे। अच्छा देखिए, ये सोल्यूशन लीटर में दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ml में दिया गया तो उसको लीटर में चेंज कर लेंगे, किससे डिवाइड करके, 1000 से। कोई पूछना बताओ 1000 ml इक्वल कितने लीटर, तो हमें तो पता है 1 लीटर, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की जाए तो ऐसे डिवाइड करेंगे तब आएगा 1 लीटर, वो आपका ml कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसको हम फाइनल नए फॉर्मूले में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मोलरिटी इक्वल मोल ऑफ सल्यूट मतलब NB, मोल ऑफ सल्यूट मतलब NB। तो मोल ऑफ सल्यूट को कैसे निकालेंगे, मास सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास सल्यूट। सल्यूट को आप या तो आप सल्यूट ही लिख दे, नहीं तो हमने इसके लिए साइन बनाया था क्या, B, तो यहाँ B लिख सकते हो या सल्यूट लिख सकते हो। मास सल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सल्यूट। यहाँ पर वॉल्यूम किस में दिया हुआ हमें, सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें सोल्यूशन का दिया हुआ है लीटर में, पर वाई द वे अगर हमें ml में दिया गया हो या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया हो, तो फिर उसको लीटर में यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1000, तो ये बन गया आपका इसका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। थ्योरी पर्पज से दूसरा समझ में आया कैसे बनाया, कहीं दिक्कत तो नहीं है। मास सल्यूट मोलर मास सल्यूट है ना, ये इसका बन गया दूसरा फॉर्मूला। इसका तीसरा चौथा पांचवा यानी कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन वो हम बना नहीं रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा देखो एक यहीं पर एक रिलेशन, अब हम कुछ रिलेशन लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको याद होने चाहिए। पहला ध्यान रखिएगा, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा चलो ये रिलेशन बाद में लिखते हैं, पहले हमें इसके बारे में एक सेंटेंस लिखते हैं। वो क्या, इट इज affected बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है। दैट इज गेट्स डिक्रीज होगी। बताइए आप लोग, वॉल्यूम टर्म कहाँ रखा है, नीचे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। क्लियर है सेंटेंस बिल्कुल। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर दैट इज गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या रटना है इनको, रटना नहीं है भाई, अच्छे से समझ लेना है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, रटने वाली कोई चांस ही नहीं है। टेम्परेचर से अफेक्टेड है, किसी भी डेफिनेशन में वॉल्यूम टर्म दिख जाए आप उसमें लिखो अपने मन से अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और देखो कि वॉल्यूम के साथ उसका रिलेशन किया जा रहा है। तो हमारा रिलेशन ये है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलरिटी के। नोट करिए।
आप ऐसे भी लिख सकते थे, ज़्यादा बेटर होता कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर को नहीं, पर लिख लो, अब लिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा अपना। दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट, वो यहीं लिखवा देते हैं, इसको बेटर यूनिट नहीं माना गया है। रीजन, नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट करना थोड़ा सा कठिन काम है। लेबोरेटरी में तो किया जा सकता है, लेकिन वो अच्छा खासा सेटअप होना चाहिए लेबोरेटरी का, तब जाके। तो इतना पक्का है कि नॉर्मल कंडीशन पे आप सेटअप पे अगर मोलरिटी मेजर कर रहे हो तो कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकती, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा तो मोलरिटी भी कम ज़्यादा। तो इसको बेटर यूनिट नहीं माना जाता है। बेटर यूनिट मोलरिटी है, लेकिन फिर भी आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो, सब जगह कंसंट्रेशन किस में लिया गया है, ये बेटर नहीं है, फिर भी लिया गया। इसका रीजन ये है कि कंसंट्रेशन को वॉल्यूम में मेजर करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू मास। मास में आप ऐसे थोड़ी कहते हो कि 1 किलोग्राम दूध दे दो, लीटर में लेते हो ना। तो कंसंट्रेशन टर्म को सोल्यूशन में वॉल्यूम में मेजर करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू मास, इसलिए यही यूज की जाती है। मोलरिटी ही हर जगह यूज की जाती है, सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को छोड़ के। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलरिटी यूज की जाती है। इसका रीजन ही है कि पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। जैसे एलिवेशन पढ़ोगे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, तो इसलिए वहाँ मोलरिटी। बाकी पूरी केमिस्ट्री में मोलर कंसंट्रेशन रखा हुआ है। तो ए अफेक्टेड हो जाती है टेम्परेचर के द्वारा। इवन इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ और डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एज ए वॉल्यूम टर्म इज सिंपल टू डिटरमाइन कंपेयर टू मास टर्म फॉर सोल्यूशन। तो इसी को यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन ज्यादा कंसंट्रेशन है, मोलर की मोलल? कौन कंसंट्रेशन? मोलर का मतलब मोल पर लीटर सोल्यूशन, मोलर का मतलब मोल पर केजी सॉल्वेंट। जहां सल्यूट ज्यादा होगा वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। बताइए, इसको मोलरिटी, मोल पर लीटर सोल्यूशन, ठीक है, नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं। सोल्यूशन मतलब क्या, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। थोड़ा चेक करना, ऊपर भी सल्यूट नीचे भी सल्यूट, 2 बार सल्यूट आ गया। इसमें सिर्फ सल्यूट कहाँ है, ऊपर, नीचे सल्यूट है ही नहीं। इसका मतलब इसमें सल्यूट कम क्वांटिटी में है। तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन होता है, मोलर। ऑब्जेक्टिव एक नंबर के भविष्य में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन मोलल। ठीक, मोलल का मतलब समझते हो, मोल पर केजी, मोलल, मोलरिटी। तो लिखिए इसी में, मोलर solution is more concentrated than molal solution। कुछ भी रटना नहीं, अगर रटने की कोशिश की भी तो फिर हम बच्चों जैसा लिखवाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा सा। हम चाहते हैं कि आपको इतनी तेज़ी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो कहीं से। अभी तक सब बन जाएगा, टेम्परेचर वाला पॉइंट रटना पड़ेगा क्या, नहीं। ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्यों है, क्योंकि ऊपर भी सल्यूट आ रहा है नीचे भी सल्यूट आ रहा है, इसलिए ज़्यादा। तो मोलर मोर कंसंट्रेटेड एंड मोलर, मोलर मतलब मोल पर केजी, मोलर मतलब मोल पर लीटर, मोलर मतलब मोल पर केजी। अब कुछ आपको फॉर्मूले लिखवा देते हैं इसके, है ना, न्यूमेरिकल पर्पज से और यहाँ से भी। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना। वो ये तो देखिए आपके सामने कुछ स्पेशल फॉर्मूले लाते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल मोलरिटी इंटू एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर, जो आप बोलना चाहें। मतलब अगर हमें नॉर्मेलिटी पता तो हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी पता तो नॉर्मेलिटी। एन फैक्टर अभी हम अच्छे से कैलकुलेट करना सिखा देंगे, थोड़ा बहुत पता होगा। एसिड के लिए जितना एच आयन दे, बेस के लिए जितना ओ एच आयन दिए, सॉल्ट के लिए आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या फिर गेन हुए। तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है।
ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों पूछ ली, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे और फिर सीधे नॉर्मेलिटी। चलिए, जैसे हमने कहा HCl की मोलरिटी आई 0.1 मोल पर लीटर, तो बताओ इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? इतनी आएगी 0.1, लेकिन मोल पर लीटर नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्यों? क्योंकि HCl का एन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। बात समझे? लेकिन यही हमने लिख दिया होता कि H2SO4 की इतनी आई, तो फिर ये कितनी हो जाती? ट्वाइस। नॉर्मेलिटी क्या हो जाती? ट्वाइस ऑफ 0.2, लेकिन यूनिट ना लिखा ना मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, ये बात आपको ध्यान। तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज M1V1 इक्वल टू M2V2। जे कहलाता है डाइल्यूशन लॉ, या इसको बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन। सेम नॉर्मेलिटी में बनेगा, मोलरिटी में नहीं बनेगा। यहाँ पर N1 हो जाएगा, यहाँ N2 हो जाएगा, सेम बनेगा आपके नॉर्मेलिटी में। तो दिस इज कॉल्ड मोलरिटी इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। अब मान लीजिए पहले मोलरिटी थी आपकी M1, उस समय वॉल्यूम क्या था? V1। अब इसमें हमने 0.5 लीटर वाटर और डाल दिया, तो अब पक्का है वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज होगी। तो ये कब है? जब डाइल्यूशन नहीं किया। तो ये वाली क्या है? बिफोर डाइल्यूशन, दिस इज बिफोर डाइल्यूशन। और ये कब है? जब उसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें हमने सॉल्वेंट मिला दिया है। तो ये कब है आपकी? आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब न्यूमेरिकल में कभी आपको ऐसा मिल जाए कि आपको 2 मोलरिटी बता दे, एक आध का वॉल्यूम बता दे, तो दूसरे का वॉल्यूम निकाल लोगे, या फिर वॉल्यूम बता दे और 2 में से कोई एक मोलरिटी बता दे तो दूसरी मोलरिटी, मतलब 3 चीज़ें बताई जाएंगी, चौथी कैलकुलेट करने की तरीका जाएगी आपसे। ठीक है, बन जाएगा। इसको बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन, या यही कहलाता है डाइल्यूशन लॉ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा ना। तीसरा देखिए, हम आपकी देखिए जो तैयारी करा रहे हैं वो इस लेवल से है कि पेपर अगर किताबों के अंदर से धूड़ धूड़ के भी बनाया जाए तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी तो हम मोलरिटी नॉर्मेलिटी एक एक मिनट में ख़त्म कर सकते हैं सब। लास्ट एंड फाइनल आपको देखना है इसका फॉर्मूला, जो होती है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो देखिए लास्ट फॉर्मूला है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की मोलरिटी निकालनी है आपको, या फिर टोटल मोलरिटी निकालनी है आपको। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, ए मिक्सचर की मोलरिटी आपको निकालनी है टोटल, या इसी को बोलते हैं रिजल्टिंग मोलरिटी। तो कुछ नहीं करना आपको, जितनी भी आपको मोलरिटी दी गई हैं, जैसे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4, जितनी भी आपको मोलरिटी दी गई है सब ऐड करते जाओ, और सबके वॉल्यूम को ऐड करके क्या करते जाओ? डिवाइड करते जाओ। तो ये बन गई मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। जैसे यहाँ हो जाता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, तो यहाँ क्या हो जाता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ हो जाता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4, तो यहाँ हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये है आपकी मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, या रिजल्टिंग मोलरिटी भी इसी को कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टिंग मोलरिटी। अब आपके पास मोलरिटी से रिलेटेड हर एक चीज़ है जिससे आप किसी भी क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो।
अच्छे से ध्यान रखना। देखिए मोलेरिटी और मोलिलिटी को सबसे ज़्यादा बिठाया जाता है आपस में। इसमें सबसे बड़ा यही है कि मोलिलिटी में हम वॉल्यूम लेते हैं और मोलिलिटी में मास। तो इसको सब, और इसके लिए जो हमारे पास आएगा, जो हमें बचाएगा, वो आएगी डेंसिटी। डेंसिटी ही वॉल्यूम को किस में ले जाएगी, मास में, और मास को वॉल्यूम में, क्योंकि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये इन कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेंसिटी का फैक्टर लगेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपकी मोलिलिटी खत्म हो गई। अब करते हैं मोलिलिटी। डालिए हेडिंग मोलिलिटी। मोलिलिटी और साइन है इसका स्मॉल एम। तो देखो मोल ले रहे हैं इसमें, लेकिन यही वो डेफिनेशन है जिसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, और किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। तो मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड मोलिलिटी, और मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है मोलिलिटी। तो देखिए इसको बड़े ध्यान से, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute is present in per kg मतलब 1 किलोग्राम, है ना, पर केजी मतलब 1 kg, इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी अगर कोई ग्राम में पूछ लेते तो कितना लिख देते, 1000 ग्राम, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए मोलिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, ऊपर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोल सॉल्यूट, और अब सॉल्वेंट लेना है पर केजी में, तो केजी में क्या लेते हैं, मास। तो मास को लिखा हमने यहाँ पर, वेट से मेजर करेंगे, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट दिस इज मोलिलिटी। क्या ये इफेक्टेड होगी टेम्परेचर से, नहीं होगी इफेक्टेड, क्योंकि इसमें मास टर्म आ रहा है, तो ये इफेक्टेड नहीं होगी टेम्परेचर से, सीधी सी बात है। अभी हम आपसे मोलिलिटी और मोलिलिटी में डिफरेंसेस कहेंगे तो आप आराम से लिख लेते हो, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, इफेक्टेड बाई टेम्परेचर, नॉट इफेक्टेड बाई, मोर कंसनट्रेटेड, लेस कंसनट्रेटेड, यूनिट मोल पर लीटर और इसकी मोल पर केजी। तो यहीं इसकी यूनिट लिख लेते हैं। तो इसकी यूनिट ऊपर से आया मोल, नीचे से आया केजी, तो मोल पर केजी, और इसी को बोलते हैं मोलल। ध्यान रखिएगा, मोलल। जैसे आपके सामने लिखा 1 मोलल, इसका मतलब है 1 मोल है कितने में, 1 केजी सॉल्वेंट में, ये होता है मोलल, मोल पर केजी, ठीक है। इसके ज़्यादा फॉर्मूले तो नहीं है इसके आपके, है ना, यही फॉर्मूला है इसका। तो इसका एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं,
और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ये है मोलेलिटी। मोल्स निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखो आप लोग सोल्यूशन चैप्टर में, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे कहीं भी मोल निकालना है आपको, ठीक है। तो मोल सल्यूट है, तो मोल तो आपको कभी नहीं दिए होंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, मैं मास सल्यूट, मास सल्यूट को या तो आप सल्यूट ही लिख दिया, बी लिख दीजिए, और मोलर मास भी किसका लेना पड़ेगा, सल्यूट का ही लेना पड़ेगा, तो आप या तो बी लिख दीजिए सल्यूट प्लस केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के का मास लेना है तो डब्लू, और सॉल्वेंट को क्या माना था हमने ए, केजी में दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राम में दे दिया गया तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने बोल दिया 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 500 ग्राम मतलब 5 किलोग्राम, तो 1000 यहाँ से उठा के कहाँ ले जाएं, ऊपर हम, जिसमें हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा लिख जाए। तो ये हो गया मोलेलिटी का दूसरा फॉर्मूला। एक्चुअली में इसी फॉर्मूले को ओपन करके लिख दिया है, रटना कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है उन्नति, बन जाएंगे ना यहाँ से वहाँ तक जाते, कोई दिक्कत तो है नहीं। तुम्हें आयुष बन जाएगा, कहाँ वहाँ से वहाँ पर जाते हुए, कहीं डाउट है तो पूछो बेटा। अभी कहाँ पर, मोलल इसको बोलते हैं बेटा, मोलल मतलब मोल पर केजी को शॉर्ट में बोल देते हैं मोलल, मतलब कहीं मोलल लिख गया तो आप उसको ओपन करके लिख सकते हो मोल पर केजी। जैसे कहीं लिख दिया 2 मोलल तो आप उसको लिख दीजिए 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी। मोलल का मतलब सिंपली मोल पर केजी, जी हो गया आपका। अब मोल सल्यूट का निकालना है तो मास सल्यूट रख दो, और मोलर मास भी किसका रख दो, सल्यूट का। आप भी नहीं लिखना चाहते हो सल्यूशन लिख दो। एक किसका है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट ही लिख दो, नहीं तो सॉल्वेंट को हमने क्या माना ए। अब भाई किलोग्राम में दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करके दिया गया है हमें क्वेश्चन में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। बाकी क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे हम सब, ये तो परीक्षा के एग्जाम के हिसाब से थ्योरी के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट, इसके कोई फॉर्मूले नहीं है एक्स्ट्रा फॉर्मूले, लेकिन मोलेरिटी और मोलेलिटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, मोलेरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा विधा के आते हैं। डेंसिटी ही इनमें तारनहार होगा हमारा, जो हमें पार करा पाएगा। तो पहला तो इसमें हम ये लिख देते हैं, इट इज नॉट affected by temperature, not affected by temperature, ये टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती है। थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ, कौन सा टर्म, मास टर्म, ठीक है। अपनी भाषा में लिख लेना, रटना बिल्कुल नहीं है। ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ मास टर्म, कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, मोलर, कम कंसनट्रेटेड कौन था, मोलर, है ना। तो लिख सकते हैं मोलल, जस्ट उल्टा लिख रहे हैं, मोलल सॉल्यूशन इज लेस concentrated than molar solution। बन जाएगा। अब आपके पास मोलेरिटी और मोलेलिटी का क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया। डिफरेंस में तो लिख लोगे डिफरेंस, है ना, हम हल्का सा आपको गाइड कर देते हैं डिफरेंसेस के लिए, लिखना आप लोगों को खुद ही है। या फिर एक कॉलम बनाना या ना बनाना, तो पहले लिख देना मोलेरिटी और फिर मोलेलिटी, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट में आपका बनवा देते हैं, ये आपकी मोलेलिटी हो गई, ठीक। तो देखिए हम इसके आपको मोलेरिटी, एक छोटा सा से लैंग्वेज में आप लोग लिखेंगे, हम लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं इसकी, ठीक है। मोलेरिटी एंड मोलेलिटी में आपके में डेफिनेशन आ गई, सॉरी डिफरेंसेस आ गए। तो सबसे पहले आप मोलेरिटी में लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलेरिटी, ये लिखोगे आप। इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट
प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। ये हो गई पहली डेफिनेशन, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंसेस आप जो लिखोगे, शॉर्ट में लिखवा रहे हैं हम, वो लिखोगी यूनिट इसकी। तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, मोल पर लीटर, मोलर, या आप लिख सकते हो मोलर। और इसकी यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर केजी, है ना, दैट इज मोलर, है ना जी। तीसरा डिफरेंसेस आप ये लिखोगे अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, है ना, फिर आप बाद में लिख लेना गेट डिक्रीज डिक्रीज, है ना, वो सब आपसे बन जाएगा। अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, है ना, ये शॉर्ट में बिल्कुल। और इसमें नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, है ना, तो डज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, डज नॉट अफेक्टेड, है ना, डज नॉट अफेक्टेड। सिर्फ एक हम आपको लाइन छोटा सा डायग्राम कर, है ना, तो ये हो गया। तो मोलर जो है आपका वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, मोलर कंसंट्रेशन जो है आपका मोर है देन कौन से कंसंट्रेशन से, मोलर कंसंट्रेशन से, है ना, ये ध्यान रखना है। और इसी को यहाँ उल्टा लिख देना, लिख लोगे ना कि मोलर कंसंट्रेशन लेस कंसंट्रेटेड है मोलर कंसंट्रेटेड से। पांचवा हाँ, दोनों में बोलने का तरीका, इसमें ये बोला कि मोलर ज़्यादा है मोलर से, इसमें क्या बोला, मोलर कम है मोलर से। बोलने का तरीका, मोलर कंसंट्रेशन इज मोर देन मोलर, इसमें उल्टा बोला है मोलर कंसंट्रेशन लेस देन मोलर, लिखा वही है ना। डिफिकल्ट टू calculate accurate result। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। वेटर यूनिट टू कैलकुलेट रिजल्ट, इसका रीजन क्या है, नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, है ना, डज नॉट। बेस आपको क्या करना है, वैसे एक बार इस पोर्शन को देख लेना है, पूरी मोलरिटी का वोलेरिटी कर लोगे, कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं इसमें, क्यों आबिद, बन जाएगा 3 नंबर में, 4 तो वैसे ही बन जाएंगे। मोल सल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मोल सल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, मोल पर लीटर, मोल पर केजी यूनिट, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, डज नॉट अफेक्टेड, है ना, मोलर कंसंट्रेशन मोर, मोलर कंसंट्रेशन से वही। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एक्यूरेट रिजल्ट, अफेक्टेड टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वो हमने सेंटेंस आप बना लोगे, हमें विश्वास है ना। वेटर यूनिट टू कैलकुलेट रिजल्ट, डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक। तो ये आपकी मोलरिटी मोलरिटी। कुल मिला के हमें कहते हैं जो आपने पीछे पढ़ा है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, पूरा वही उतार दिया है हमने, ठीक है। वियोग बन जाएगा, है ना, ऐसे आउटलाइन, ऐसे आउटलाइन बना ली जाती है। फिर तो हमें जैसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, बस आउटलाइन, बाकी खुद हमें याद आ जाता है। इसी प्रकार एल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस, एल्कोहल फिनॉल में सुना दोगे 6-7 डिफरेंस, नहीं, हाँ सुना दोगे पक्का, सुनाओ, हाँ तो भैया एक ही तो कम करो, तुमने 5-6 सुना दो। जो का लेस एसिडिक,
बेटा 6 कही तो हमने, तो 2 पे अटक गए तो। हाँ बेटा, अभी तुम्हें रिएक्ट करा रहे हैं हम। Then not turn blue litmus to red, turn blue litmus to red. Not react with NOH, react with NOH. Not no show any test, डाई जो डाई इज फॉर्म। ब्रोमी वाटर टेस्ट, नो रिएक्शन, इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल वाइट पीपीटी इज फॉर्म। हेलो फॉर्म रिएक्शन, एल्कोहल देता है, नॉल नहीं देता है आपका। फिर FeCl3 टेस्ट, एल्कोहल नहीं देता है, फिनॉल देता है आपका। बहुत सारे हैं। चलिए देखिए, नॉर्मेलिटी पढ़ा दे कि पहले, चलो नॉर्मेलिटी पढ़ा देते हैं पहले, न्यूमेरिकल्स भी तो करने हैं। चलिए आ जाइए आपकी नेक्स्ट डेफिनीशन में, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखो, नॉर्मेलिटी को कभी भी बिठाया जाता है तो जनरली मोलिरिटी के साथ, फिर भी कहीं से भी आ जाए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जब मोल पर लीटर निकालते हो तो वो मोलिरिटी, मोल पर लीटर तो मोल, लेकिन जब आप ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर निकालते हो तो वो, कुछ नहीं करना आपको ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर निकालने के लिए, बिल्कुल सिंपल है। आपसे हम कह रहे हैं मोल ही निकालिए आप, और मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n फैक्टर से, तो क्या निकल आते हैं हमारे, ग्राम इक्विवेलेंट निकल आते हैं आपके। चलो पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। लिखिए इसमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, बताओ भाई, सल्यूट तो ये होता है ऊपर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, प्रेजेंट इन पर लीटर, दैट इज 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1 लीटर, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, solution is called normality of solution. It's called normality of solution. ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा नॉर्मेलिटी का, इसका फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट, किसके लेने हैं हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता है, सॉल्यूट के, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, ठीक है, प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, दिस इज नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम नॉर्मेलिटी। चलिए पहले इसकी यूनिट लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आ गई इसकी यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हो गई इसकी यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जैसे कहीं लिख दिया 1 नॉर्मल, इसका मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर में, लिख दिया 0.5 नॉर्मल, इसका मतलब 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर में ना, दैट इज नॉर्मेलिटी। लीटर ही किसके इक्वल होता है, क्यूबिक डेसीमीटर के, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर क्यूबिक डेसीमीटर, और डेसीमीटर ऊपर जाएगा तो डेसीमीटर इनवर्स 3, पता है ना ये बात। 1 लीटर इक्वल होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। बन जाएगा यहाँ तक, कहाँ बेटा,
ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। फिर इसके फॉर्मूले भी लिखवाएंगे, पहले इसका एक बड़ा फॉर्मूला बना दे, फिर इसके हम और फॉर्मूले लिखवाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखिए। तो ये नॉर्मेलिटी इक्वल, तो हम आपको साइड में बताते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाले जाते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर, सॉरी मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ऐसे निकाले जाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अब आज कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास से निकालते जाते हैं, ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, ये देखिए, इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर, ऐसे निकाला जाता है। इन दो फॉर्मूले को साइड में लिख सकते हैं आप। तो हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक सरल फॉर्मूला बना देते हैं आपके लिए। इतना क्यों सर हमें परेशान कर रहे हो, कोई सरल सा फॉर्मूला बता दीजिए। तो लो बच्चों, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये आ गया आपके सामने सुपर डुपर फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। देखिए हम इसको यहाँ रख दें, देखो हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं, मास और इक्विवेलेंट मास की जगह क्या रख दें, मोलर मास डिवाइडेड बाय, यही आ जाएगा। ये क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या हो गया, मोल, और यहाँ से क्या आ गया, खत्म। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो आप, मोल इंटू एन फैक्टर। अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। मोल आपको निकालने आते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो आप ऐसे निकाल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम फॉर्मूला रख दें, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर। तो देखिए पहले तो हम बड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर छोटा लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो पहले हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए मास किसका, सल्यूट का, ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट है ना, मास किसका, सल्यूट का, और जो इक्विवेलेंट मास होगा ये भी किसका, सल्यूट का, इनटू वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में। लेकिन अगर हमें ml में दिया गया तब किससे कर देंगे हम, 1000 से। तो एक तो ये बन गया फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। करुण सारा समझ में, एक तो ये बन गया ये वाला। ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी निकालने हैं तो मास को डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास निकाले जाते हैं आपके मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ से बचा मास, तो ए क्या हो गया, मोल, और एन फैक्टर ऊपर जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट टू एन फैक्टर। या फिर सिंपल सा फॉर्मूला देखिए इसका, देखो आपका दिमाग है, आप कहाँ से जाना चाहते हो, नॉर्मेलिटी इक्वल, ऊपर क्या लिखे थे, ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मोल इनटू एन फैक्टर, और नीचे वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, लीटर में है तो ठीक है, नहीं तो ml में होगा तो किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से, है ना। तो हम अभी लीटर में या ml में जैसा आपको रखना हो हम ऐसे ही रख देते हैं ना। तो ये अच्छा, रुक जाओ थोड़ा सा, एक चीज़ और, ग्राम इक्विवेलेंट किसके थे, सल्यूट के, तो मोल भी किसके होंगे, सल्यूट के होंगे, तो मोल सल्यूट, और एन फैक्टर भी किसका होगा, सल्यूट का ही होगा, और ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है ना, सॉल्यूशन का। तो लो भाई एक जे फॉर्मूला बन गया, आप ऐसे नहीं खा, या फिर लो भाई फाइनली ये लो, आप लोग टेंशन सब छोड़ो दुनिया भर की, नॉर्मेलिटी की जगह हम क्या रख दें, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो फाइनली मोलरिटी निकालो और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बजाय नॉर्मेलिटी आया कैसे, ये भी बता देते हैं आप, बनेगा। आप पूर्व भी आ रहा है समझ में,
आप सीधे सल्यूट। अच्छा देखो ये वाला फॉर्मूला आया कैसे, इसको थोड़ा हम बताते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। देखो नॉर्मेलिटी इक्वल मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, मतलब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। यहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में, तो ये 1000। देखो इतना क्या होता है हमारी मोलरिटी, अभी लिखी ना हमने, ये क्या हो गया मोल, और ये क्या हो गया पर लीटर, तो मोल, तो ये तो हो गई मोलरिटी, और यहाँ से क्या बचा, तो ऐसे आ गई वो हमारी, ठीक है, चलिए ऐसे ध्यान रखिएगा। ये हो गए आपके इसके फॉर्मूले। तो हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे आप यहाँ तक फंसे, हमें तो इस फॉर्मूले से हमारा सब कुछ हो जाना। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखें, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं हमें, किसमें, पर लीटर सोल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें कहीं नहीं जाना, हमें मोल निकालना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये सबसे बढ़िया सिंपल तरीका है, बड़े फास्ट इक्वेशन लग जाएंगे। मोल निकालो और एन फैक्टर निकालो, ठीक है, या फिर नॉर्मेलिटी निकालो और फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गए आपके इसके ए फॉर्मूले। कुछ और इसके फॉर्मूले लिखते हैं, देखिए इसी के, इक्विवेलेंट मास, ई मीन्स इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। और कोई पूछ ले इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले जाता, तो आंसर होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास। हाँ घड़ी चाहिए, अभी दे रहे हैं। हाँ कहाँ, हाँ तो चले जाना, हमने कब रुका है, अभी तो पढ़ाई चालू की है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, मोलरिटी इक्वेशन याद है सबको, क्या था, m1 v1, तो ये हो जाएगा n1 v1 इक्वल क्या था, m2 v2, तो ये हो जाएगा n2 v2। ये है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। ये दूसरा फॉर्मूला आपका है ना, ये है आपका नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मोलिलिटी में नहीं होता है ऐसे इक्वेशन। एक बच्चा बोला हमें तो अब बन लगो, हम सब में इक्वेशन बना के आ गई, तो वो मोलिलिटी का भी बनाया है गुस्से में। ये लो सर, m1 v1 m2। अब वो बेचारा परेशान है ढूंढ ढूंढ के कि ये इक्वेशन है कहाँ, ना उसको नेट में मिल रहा ना किताबों में मिल रहा। लेकिन बच्चे ने कहा हमसे तो केमिस्ट्री बनती है तो हम बना के आएंगे। बनाओगे ना तुम लोग, मोलिलिटी का भी इक्वेशन बना आना। ये हो गया नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अच्छा, मोलिलिटी ऑफ मिक्सचर याद है कैसे निकालते थे हम, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर भी हम निकालेंगे। कोई बताएगा फॉर्मूला, थोड़ा कठिन है। N1C1 पहले डेट V1 प्लस, चलो भाई डेट डैश बताने के लिए कृपया धन्यवाद। मतलब तुम लोग बोलो कन्फ्यूजन की चांस ही नहीं छोड़ते, डेट डैश तक भी बोलते हो, ये तो गजब बात हो गई। बताओ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलिटी पे, नहीं होगी ना इफेक्टेड, क्यों, वॉल्यूम पे। तो ये टेम्परेचर बढ़ेगी पक्का, क्योंकि टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घटेगी। लिखिए इसी के नीचे कहीं पर भी लिखिए, लिखिए affected by temperature, that is gets decrease with increase in temperature। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे कैसे साइन बनाना चाहते हो बना लेना। थोड़ा 1 मिनट के लिए एन फैक्टर देख लेते हैं। बाकी आप वो प्रोपोर्शनल करके बनाना चाहते हो तो बना लो, हम नहीं बना रहे, इसमें ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, तो सब पूरा डेटा तो रख दिया, अब क्या बनाना है। कोई बनाना चाहता तो बना सकता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। तो
तो नॉर्मलिटी कैसी जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगी वॉल्यूम के। तो नॉर्मलिटी थोड़ा ये वाला बेटर लगता है जो पहले से प्रेजेंट किया था, है ना, ऐसे। वॉल्यूम, टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम से नॉर्मलिटी घटेगी। चलिए जल्दी से एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखिए 1 मिनट में। देखो एन फैक्टर बोल लो, एक्स फैक्टर बोल लो, ये तो नाम दिए गए हैं इसको। बैलेंसी फैक्टर बोल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखें फास्ट। एसिड के लिए एन फैक्टर इक्वल होगा जितने वो एच आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो जैसे HCl के लिए कोई पूछ ले एन फैक्टर तो 1, H2SO4 के लिए पूछ ले तो कितना 2, H3PO4 के लिए पूछ ले तो कितना 3। लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जिसको आप देख के उसका एन फैक्टर नहीं बता सकते, उसकी स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी। तो वो उसकी चर्चा अभी नहीं करते हम, ज़रूरत नहीं है, आगे होगी तो बता देंगे। जैसे कि कोई पूछ ले H3PO3, H3PO3, H3PO2, तो पता है इसका एन फैक्टर कितना है, इसका 2 है, और इसका कितना है ये। अब हाइड्रोजन से पता नहीं चलता, स्ट्रक्चर से पता चलता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका P डबल बॉन्ड O, और आपका यहाँ पर H, यहाँ OH और यहाँ OH। ए वाला H रिलीज नहीं होता क्योंकि इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ा है। सिर्फ कौन सा H रिलीज होगा, ए वाला और ए वाला। तो इसका तो आपको परेशान नहीं होना क्योंकि आपको ये अभी नहीं मिलने वाले। इसकी स्ट्रक्चर देख लें हम, H3PO2 की तो क्या होती है P डबल बॉन्ड O H H, तो सिर्फ कौन सा H निकलेगा, ए वाला। तो इसके एन फैक्टर ये होते हैं। तो इसमें आपको नहीं फंसना है अभी, कहीं ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम तुरंत वही लिखवा देंगे, ठीक है। एसिड के लिए एन फैक्टर ये होता है। दूसरा देखो, बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है वो इक्वल होता है OH आयन रिलीज। ये अच्छे से याद रखने हैं, जैसे NaOH, KOH, इन सब का एन फैक्टर कितना होगा 1। जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनका एन फैक्टर कितना होगा 2। हम बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेगेटिव चार्ज देखना है आपको, टोटल 2 में से एक देखना है। वैसे हम बताएं, अब यहाँ से आपका एन फैक्टर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन फिर भी 1-2 और बता देते हैं, ठीक है ना। आयन के लिए देखो, आयन के लिए जो एन फैक्टर इक्वल होता है वो टोटल चार्ज के इक्वल। अच्छा इसके तो एग्जाम्पल ही नहीं बताया हमने, सॉरी। जैसे बताओ NaCl का एन फैक्टर 2 होगा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 ना हो गए, एक ही देखना है ना, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। तो इसका हो गया 1। बताओ CaCl2 का 2 हो गया, बहुत सही जा रहे हो। अच्छा इसका बताओ Al2SO4 होल थ्राइड, बताओ जल्दी से कितना 6, क्योंकि कितने एल्यूमिनियम बनाया गया है 2Al+3। तो ऐसे हो जाते हैं सॉल्ट के एन फैक्टर। किसका बेटा, इसका या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेना है, टोटल नेगेटिव। एक कैसा है 1 पॉजिटिव 1, तो या तो टोटल चार्ज का नाम नहीं लिखना, चार्ज प्लस माइनस नहीं लगाना, सिर्फ नंबर। तो या तो पॉजिटिव का नंबर लिख दो, नेगेटिव का। इसमें आ जाएगा +2 और ये 2 -1, तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव। इसको तोड़ोगे तो ये देगा 2Al+3, और 3 क्या देगा SO4 -2, 3 2 जा 6 या फिर 2 3 जा 6, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आयन के लिए एन फैक्टर, आयन के लिए आपको सिर्फ टोटल चार्ज देखना है, टोटल चार्ज, ठीक है ना, टोटल। जैसे कोई पूछ ले SO4 -2 का एन फैक्टर 2, कोई पूछ ले आपसे NO3 -1 का एन फैक्टर तो कितना 1, है ना। ऐसे देख लेना आयन के लिए। देखो भाई आप लोगों से पहले से बनते हैं, है ना, ये तो रिवीजन जिससे नहीं बनते उसके लिए, और हम बताते जाएंगे, अभी जल्दी जल्दी में करा दें। फाइनली इसके लिए और देख लो, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए
रेडॉक्स के लिए तो आपको या तो देख लेना है नंबर ऑफ लॉस, टोटल नंबर देखने हैं, टोटल आपको देखने हैं टोटल, या तो आप ये देख लो लूज इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देख लो टोटल, अथवा गेन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देख लो टोटल। निकालते थे ना नन्हें इक्वेशन में, बिल्कुल सेम मेथड है ना। इसके बाद आपको और जरूरत नहीं पड़ेगी, एलिमेंट के लिए एन फैक्टर होता है उसकी बैलेंसिंग इक्वल, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं, इसकी बहुत रेयर केसेस में पड़ेगी। एसिड बेस सॉल्ट पर्याप्त है। सॉल्ट कितने लोग हैं आज स्कूल वाले? प्रैक्टिकल है आज और पढ़ा दे। सॉल्ट का बन जाएगा, एन फैक्टर एसिड बेस और सॉल्ट का बन जाएगा, हाँ बनना ही चाहिए, ठीक है तभी काम बनेगा। डालिए लास्ट एंड फाइनल कंसंट्रेशन टर्म्स है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए, वैसे तो इसको जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार का साइन बनता है इसका कुछ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, आप तो सिंपल एक्स बनाएं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन नाम में ही आंसर है। फ्रैक्शन मतलब रेशियो, किसका रेशियो? मोल का। डेफिनेशन खत्म। मोल का रेशियो ही क्या कहलाता है हमारा? मोल फ्रैक्शन। खत्म। नीचे क्या लेते हैं? सॉल्यूशन। ऊपर क्या लेते हैं? सॉल्यूट। लेकिन जरूरी नहीं है, हमें जिसका फ्रैक्शन लेना होगा हम उसको ऊपर रख देंगे। मान लो हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट को कहाँ रख देंगे? और नीचे तो हमेशा क्या रहेगा? सॉल्यूशन। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल परसेंटेज निकालना होता तो किससे कर देते? मोल पीपीएम निकालना होता तो किससे कर देते? मोल आपका क्या देते हैं हम, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी निकालना होता, नहीं खत्म। जे है फ्रैक्शन, फिर आप जिससे करो वो। इसी प्रकार आपने पढ़े थे मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन बनाना, परसेंटेज हटा दो तो मास फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लॉजिक्स की बात है। तो किसी एक कंपोनेंट के मोल्स का टोटल मोल्स के साथ जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट को कहाँ रख देंगे? ऊपर। और टोटल को कहाँ रख देंगे? नीचे। तो लिखिए इसमें मोल फ्रैक्शन में लिखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of one component ब्रैकेट में लिख लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all the components अब सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट्स चाहे जितने भी हों, लेकिन फाइनली क्या होंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो ही होंगे। अब उनके नंबर चाहे जितने हो जाएं। द रेशियो हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक। रेशियो अब कहाँ पे?
चलिए ठीक है, थैंक यू। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल द कंपोनेंट्स मतलब सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, या सल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख सकते हो आप, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल क्या होता है, सल्यूशन होता है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all the component, that is solution. Solute and solvent, solute plus solvent is called mole fraction, is called mole fraction, is called mole fraction, is called mole fraction। देखिए तो किसी एक के मोल्स का टोटल मोल्स के साथ जो रेशियो आता है उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो रेशियो लेना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, आइदर दिस वन बी सल्यूट और सॉल्वेंट, दो में से कोई एक होगा ऊपर, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल द कंपोनेंट्स चाहे जितने भी हों, लेकिन वो होंगे किसके पार्ट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट की। या आप ऑल दो कंपोनेंट्स की जगह लिख सकते थे टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, परसेंटेज मैक्सिमम 100 हो सकता है, फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 से ज़्यादा फ्रैक्शन होगा ही नहीं, फिर तो वो नंबर बन जाएगा। जैसे हमने बोला 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितना हो गया 2। तो फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना नंबर हो, एक नंबर तक हो सकता है आपका, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, दूसरा नंबर बन जाएगा। तो परसेंटेज मैक्सिमम 2 हो सकता है 100, फ्रैक्शन आपका मैक्सिमम 1। तो देखिए जैसे आपको ऐसे ही समझाएं, किसी ने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 निकालना, हमने n1 का निकालना है, और नीचे जितने भी होंगे n1 प्लस n, इसको लिखना नहीं है n3 n4 डेट डेट डेट। तो एक का जो टोटल के साथ आएगा वही क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। n2 का निकालने होगा तो n2 ऊपर बाकी पूरे नीचे, n3 का निकालने होगा तो n3 ऊपर बाकी पूरे नीचे। तो एक के मोल्स का टोटल के मोल्स के साथ जो रेशियो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। हम बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इतने सारे कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कितने भी कंपोनेंट्स लगा सकते हो। तो जैसे हमें पता है हमने ए को क्या कंसीडर कर रखा है, सॉल्वेंट, और बी को क्या कंसीडर कर रखा है, सल्यूट। तो अगर हम यहाँ एक्स ए लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एक्स भी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। हम एन ए लिख देंगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, एन बी लिख देंगे तो मोल ऑफ सल्यूट, और एन ए प्लस एन बी लिख देंगे तो मोल ऑफ सल्यूशन, या फिर मोल ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। तो इस प्रकार से हम इन साइन को यूज करेंगे। तो साइन हमने इसीलिए प्रारंभ में इनिशियली हमने कंसीडर कर लिए थे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स से बाइनरी सोल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो ऊपर किसके मोल आएंगे, ए के, नीचे कैसे मोल आएंगे, टोटल, एन टोटल आएंगे, एन टोटल या एन सोल्यूशन जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है। चलिए हम ऐसे लिख देते हैं एन ए प्लस एन बी, बाकी आप एन टोटल लिख सकते हो, एन सोल्यूशन लिख सकते हो, नोट करिए। देखिए क्योंकि हम सोल्यूशन को बाइनरी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम सोल्यूशन को बाइनरी कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हमने 2 कंपोनेंट लिए हैं। टर्नरी होता तो 3 कंपोनेंट लेते, कंपोनेंट तो 2 ही होंगे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन उनके नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स भी निकाल दें तो क्या आ जाएगा बताइए, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल मोल क्या हो जाएंगे, कैंसल, नो यूनिट। क्या ये वॉल्यूम से, क्या ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, नहीं। मोल कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं है तो ये नहीं अफेक्टेड होगा। कितना भी फ्रैक्शन ले लो आप, मैक्सिमम कितना तक जाएगा वो 1 तक, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी के नीचे लिखिए एक्स ए
प्लस एक्स बी इक्वल 1। तो मान लीजिए एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी, और उनने कहा गया कि ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल पता होने चाहिए, और ए और बी दोनों के मोल पता होने चाहिए हमें। ए के तो यहाँ से तो सेम हो जाएंगे, बी के यहाँ से, तब कहीं जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। मोल आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, तो हमें क्या बताएंगे, मास मोलर मास। तो मास मोलर मास से हम मोल निकालेंगे, और बड़ी मेहनत के बाद हमने एक्स ए के मोल निकाले। मान लीजिए एक्स ए का जो मोल फ्रैक्शन आ गया वो 0.4 आ गया। तो अब बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाँ बिल्कुल राइट है ना। हमें अगर दो कंपोनेंट दिए हैं तो अगर एक का 0.4 आ गया तो पक्का है दूसरे का कितना होगा, 0.6। एक का अगर हम निकाल लें तो दूसरे का अपने आप निकल आएगा। 1 माइनस ए कर देंगे, या बी का निकल आया तो 1 माइनस बी कर देंगे तो किसका मिल जाएगा, एक के। क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, यूनिट होता है, 1 होता है ना। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 होता है। अब इनमें से जिसका पता चल जाए उसको अपोजिट साइड ले जाओ तो हमें दूसरे का पता चल जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। इसी प्रकार आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बी इक्वल 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। कोई यूनिट नहीं होती है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसको भी प्रूफ भी कर देते हैं हम कि 1, वैसे भी प्रूफ ही है, फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 ही जा सकता है, फिर भी हम कर देते हैं अभी, ठीक है। पहले एक चीज़ लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन सिंपल a ratio, मोल फ्रैक्शन सिंपल a ratio has no unit, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखिए। मोल फ्रैक्शन सिंपल a ratio has no unit, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसको लिखना नहीं है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स कितना आता है, 1। इसको प्रूव कर लेते हैं। तो एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस, एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा, एन बी, और यहाँ से एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसके बराबर में 1 आता है कि नहीं, प्रूव होता है कि नहीं। नीचे से क्या कॉमन हो जाएगा, एन ए प्लस, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, एन ए, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, एन बी, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया, एन। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स हमेशा क्या होता है, हमारा यूनिट। क्लियर है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपकी सभी डेफिनीशन को समराइज कर देते हैं। याद हो गई अच्छे से डेफिनीशंस, एक एक, है ना, अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस भी याद हो गए होंगे अच्छे से, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से याद कर लो, ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के। तो देखिए हम आपके लिए सभी चीज़ों को एक बार शॉर्ट में लिख देते हैं। तो देखिए मास परसेंटेज लिखना है हमें, तो मास सोल्यूशन लिखना है, मास लिखना है ऊपर सल्यूट का, और नीचे किसका लिखना है, मास सोल्यूशन का, है ना। तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। ऊपर और नीचे क्या रखोगे, ग्राम, है ना, यहाँ दोनों जगह ग्राम रखना है, ग्राम में मिलेगा हमें। तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर किसका वॉल्यूम रखोगे, सल्यूट का, और नीचे किसका वॉल्यूम रखोगे, सोल्यूशन का, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 100 से। दोनों का वॉल्यूम किस में है, ml है हमारा। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हम रख देंगे, तो मास किसका लेना है, सल्यूट का, वॉल्यूम किसका लेना है, सोल्यूशन का, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। तो यहाँ जो होगा, जो मास होगा, अभी तो यहीं से क्या लिखना है, क्लियर है, मास किस में होगा, ग्राम में, और सोल्यूशन किस में होगा, ml में, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर हम इसकी जगह 10⁶ लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, अगर आप 10 की पावर 6 दो। अच्छा, इसको मास वाले को, ये मास वाले को और क्या बोल सकते हैं, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। याद है तो मत लिखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम फाइनली लास्ट रिवीजन करा रहे हैं। पार्ट्स पर बिलियन आ जाए तो 10 की पावर कितनी लगा देंगे, 1000 लगा देंगे, तो पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर 1000 आ जाए 10 की पावर 3 लगा देंगे। एक क्लियर यहाँ से। अब मास फ्रैक्शन आ जाए, वॉल्यूम फ्रैक्शन आ जाए, मास बाई वॉल्यूम आता कहीं नहीं है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं, हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं भविष्य के लिए। तो मास परसेंटेज हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया, और मास बाई वॉल्यूम फ्रैक्शन आपका हो गया। ऐसे बन जाएंगे अब ये आप क्लियर कॉन्सेप्ट, ऊपर सल्यूट नीचे सल्यूशन, ठीक है। अब जो हमारी 4 बहुत मेन डेफिनीशन है, ठीक है, 4, इन 4 को बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल। अच्छा, एक नोट भी हमें लिखवाना है, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसमें ज़बरदस्त न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। इन दोनों में, इन तीनों में, इन चारों में, चारों के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। समस्या कहाँ आनी है आपकी, यहाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल आएंगे। सबसे ज़्यादा समस्या आएगी जब मोलेरिटी से मोलेरिटी में जाओगे, या मोलेरिटी से नॉर्मलिटी या नॉर्मलिटी। रीजन से भी है कि यहाँ मिलना है आपको ml में सोल्यूशन, और यहाँ पर आपको मिलना है ग्राम में, वो भी सॉल्वेंट, है ना। तो चलो सल्यूट भी तो दिया रहेगा, तो सॉल्वेंट प्लस सल्यूट करके हम सोल्यूशन बना लेंगे, तो सोल्यूशन भी तो किस में आएगा, ग्राम में। तो हम आपको एक ब्रह्मास्त्र यही बता देते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फंसेंगे आपके मोलेरिटी और मोलेलिटी में ही फंसेंगे। या फिर आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी किसी का मास दिया हो वॉल्यूम चाहना हो, वॉल्यूम दिया हो मास चाहना हो, मतलब इंटर कन्वर्ट होना हो आपको एक दूसरे में, तो वो कौन सी चीज़ है जो मास और वॉल्यूम का रिलेशन लेके आती है, आपकी डेंसिटी, वो हमारी चीज़ है जो मास और वॉल्यूम का रिलेशन लेके आती है। डेंसिटी आपको बताई जाएगी। अब मास दिया होगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम दिया होगा तो मास निकाल लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, हाईलाइट करके, कि मोलेरिटी से मोलेलिटी और मोलेलिटी से मोलेलिटी ला, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दी रही होगी, ठीक है। एक नोट बहुत अच्छे से लिखना है, इफ स्पेसिफिक percentage, if a specific percentage is not given, if specific percentage is not given, it always consider mass percentage, that is W/W, ठीक है। अगर आपको कभी भी बताया ना जाए कि कौन सा परसेंटेज दिया गया, तो आप उसको कौन सा परसेंटेज कंसीडर कर लोगे, ऑलवेज मास परसेंटेज, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो पहले आप लोगों के माइंड को कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूट इक्वल फॉर्मुलेटी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे फार्मूला कहलाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में फार्मूला के केस में हम मोलेरिटी के प्लेस पे क्या यूज करते हैं, फॉर्मुलेटी। अब हम आपको एक चीज़ बताएं, आप किसी की भी फॉर्मुलेटी निकालना, आप उसकी मोलेरिटी निकाल दीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम। अब हम बता रहे हैं एक कहाँ पे आपको डिफरेंस करेगा, जब आप बड़ी नीट IIT JEE की तैयारी करोगे तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड पूरे टूटते हैं, कुछ कम टूटते हैं, तो फिर उसमें कॉन्सेप्ट लगता है वन टॉप फैक्टर का, जो आपके इस साल हटा दिया गया, तो वहाँ से फिर फॉर्मुलेटी कनेक्टेड होती है। यहाँ डेफिनेशन में तो आप मोलेरिटी को आप फॉर्मुलेटी समझ लें, कहीं फॉर्मुलेटी हम इसलिए नहीं लिखवा रहे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। बाकी मोलेरिटी से ही फॉर्मुलेट आप सिंपल लिख सकते हो, मोलेरिटी इज फॉर्मुलेटी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ध्यान रखिए, मोलेरिटी ही फॉर्मुलेटी है आयनिक कंपाउंड के केस में। कुछ क्वेश्चन देते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अब हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को देखना है। फिर इसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, चुटपुट न्यूमेरिकल्स उसके भी कराएंगे। फिर हम हेनरी लॉ में आ जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स उसके कराएंगे, और फिर फाइनली असाइनमेंट में आएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं, उनको करिए आप लोग।
10 ग्राम रॉक सॉल्ट इन, ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन दे दिया हमने, सीधे ही आंसर बता सकते थे आप।